हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने शायद वीआईटी ट्रिपल ई नामक एग्जाम को फोकस किया होगा। और अगर उसे फोकस किया होगा तो कहीं ना कहीं शायद माइंड में आपके वीआईटी आंध्र प्रदेश को लेके डाउट्स आ रहे होंगे कि कैसा कॉलेज है, क्या जेन्युइन में जो इसके बारे में वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा खास नहीं है, एक्चुअल में बात ये सच है या नहीं है। वीआईटी आंध्र प्रदेश देखो सबसे लोएस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं, वीआईटी वेल्लोर को हम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, वीआईटी आंध्र प्रदेश को हम लास्ट पे लेते हैं। अब वीआईटी ट्रिपल ई नामक अगर आपने एग्जाम दिया होगा, उसी के रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं। अब वीआईटी ट्रिपल ई में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा एग्जाम होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, किस लेवल तक का एग्जाम होता है, अगर उसके बारे में जानना है तो डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, या फिर डायरेक्टली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए बिना किसी बकवास के करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 200 एकड़ का ये कैंपस माना जाता है। 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग इसको नहीं मिली है। ऑब्वियस सी बात है, किसी NIRF रैंकिंग को मिलने में मिनिमम 10 इयर्स का टाइम चाहिए होता है। 10 साल नहीं हुए हैं इसको, क्योंकि 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके अलावा मैं बात करूं तो NAC A+ ग्रेड इसे मिला हुआ है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। रैंकिंग्स की बात करूं तो वैसे जो बेसिक रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन है वो मिला हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास रैंकिंग इसे नहीं मिली हुई है। कोर्सेज की बात करूं तो जैसे कि सारे VITs अपना एक बेसिक करिकुलम होता है, तो इनके कोर्सेज वैसे तो वीआईटी आंध्र प्रदेश में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, BBA BCA BCom सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हम बीटेक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके बीटेक कोर्स के बारे में बताऊं तो बीटेक में 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं इसके कोर्स को, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में कुछ हमारे जो अजीब से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज ग्रुप A में आते हैं। ग्रुप B में हमारे कुछ फेवरेट कोर्सेज जैसे कि बीटेक इन CS हो गया, AI/ML हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारे कोर्सेज हमारे ग्रुप B में आते हैं। तो ये कुछ इनका सिस्टम होता है। बाकी अगर मैं इसके करिकुलम की बात करूं तो करिकुलम इसमें मतलब ठीक ठाक ही फॉलो होता है। इसमें कुछ फुल्ली क्रेडिट सिस्टम चलता है, जिसमें ये होता है कि 9 CGPA से ज़्यादा अगर आपका स्कोर आ रहा होगा 9 CGPA से ज़्यादा कॉलेज में, तो आपको फुल्ली क्रेडिट सिस्टम मिल सकता है, जो फॉलो करता है कि अगर आप अपने बेसिस पर क्लासेस ले सकते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा क्लासेस का, कोई अटेंडेंस का टेंशन नहीं होगा। ये फुली क्रेडिट सिस्टम में रहता है करिकुलम में। बाकी इसका करिकुलम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हम ठीक ठाक कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसके कोडिंग कल्चर की बात करूं तो देखो, अगर आपके कैटेगरी 1 में आ रहे हो, कैटेगरी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगी। अभी के लिए ये सुन लो कि अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो तो मैं बोल सकती हूँ कि कोडिंग कल्चर यहाँ अच्छा रहता है, क्योंकि कैटेगरी 1 वालों को चांस मिलता है वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करने का, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का। बाकी जो 2 3 4 5 जो होते हैं उनको चांस मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, बट वही बात है, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, फैकल्टी सपोर्ट नहीं मिलता, और ज़्यादा उन पर फोकस भी नहीं होता, क्योंकि भर भर के वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं। यही रीज़न होता है कि यहाँ से प्लेसमेंट का रेशियो काफ़ी कम दिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा यहाँ पे क्योंकि बच्चे इतने भर लिए जाते हैं, क्राउड की वजह से प्लेसमेंट यहाँ पे कम लगा जाता है। तो ये कुछ इसका कोडिंग कल्चर का भी रहता है और यहाँ का करिकुलम का भी रहता है। अब बात करते हैं इसके फीस की। तो फीस इसकी रहती है, अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो, कैटेगरी क्या होता है पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आप सबसे पहले वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम को दोगे, उसकी काउंसलिंग के बेसिस पर आपको मतलब मिलेगा सब्जेक्ट्स आपके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। और कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आएगी, उससे कैटेगरी 1 में डाल देंगे, उससे कम रैंक आएगी कैटेगरी 2 में डाल देंगे, उससे भी कम आएगी 3 में डाल देंगे, बहुत बेकार आएगी 4 5 में डाल देंगे। ये इनका कैटेगरी सिस्टम रहता है। और अगर आपके 30,000 के अंडर रैंक आ रही होगी तो कोई ना कोई ब्रांच इसका मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई वीआईटी वेल्लोर या फिर चेन्नई, भोपाल, आंध्र प्रदेश, कोई ना कोई इसका कैंपस मिल जाएगा। बाकी इसका कैटेगरी 1 में फीस की बात करूं तो 1.95 लाख इसकी फीस देखी गई है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 5 तक आते आते 5 लाख तक फीस हो जाती है पर ईयर की। तो पर ईयर की 5 लाख फीस पे करना और उसके अकॉर्डिंग आपका ROI नहीं निकलना, तो ये तो वैलिड ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। बाकी अगर मैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको PCM में 60% मिनिमम लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे इसका एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि होता है वीआईटी ट्रिपल ई। वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम दोगे तो उसमें एग्ज़ाम में देने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहले तो आप
यही 60% क्लियर होना चाहिए, और 60% आपको स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ही क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई और से बोर्ड के हो और आप, या फिर NIOS बोर्ड के हो, आप दे रहे हो VIT EEE एग्ज़ाम, NIOS बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगर आपकी 12th में भी बहुत अच्छी रैंक आ रही होगी, बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रही होगी, या फिर JEE में 10,000 के अंदर रैंक आ रही होगी, तो आपको ये VIT आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि आपका 10,000 के अंदर JEE मेंस की रैंक आ रही है और आप VIT आंध्र प्रदेश को टारगेट कर रहे हो। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो VIT EEE एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद इनकी काउंसलिंग होती है। साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, जनवरी से फॉर्म आता है और मार्च तक फॉर्म चलता है, अप्रैल में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने के बाद इनकी काउंसलिंग होती है। उनकी काउंसलिंग के बेसिस पर ये कभी भी कट ऑफ अपनी नहीं बताते हैं, अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ मतलब रिलीज़ कर देते हैं और अपने अकॉर्डिंग बच्चों को कैंपस दे देते हैं, उनके मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को कैंपस दे देते हैं। कट ऑफ कभी भी ये रिवील नहीं करता है, बट माना जाता है कि 30,000 के अंदर या फिर 30,000 के अंदर आपकी रैंक आ रही होगी तो कोई ना कोई कैंपस आपको मिल जाएगा। एग्जाम दे, काउंसलिंग हो गई, आपको मिल गया, मतलब सेंटर मिल गया। उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन स्कोर के अकॉर्डिंग आपको आपकी स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। तो ये इनका कुछ मोड ऑफ एडमिशन का रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट की। तो इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का गया है वो 34 लाख पर एनम गया है। तो आप इसके हाईएस्ट पैकेज से एनालाइज कर सकते हो, और मीडियन जो एवरेज इसका गया है 9 लाख के आसपास गया है। तो आप इसके प्लेसमेंट से ही एनालाइज कर सकते हो कि इतना सारा फीस दे के और इतना ROI निकालना, तो मतलब क्या ही बोलूँ, क्या ही बात हो जाएगी। तो इतना मतलब फ़ीस दिया आपने, कैटेगरी 4-5 में आ रहे हो तो 5 लाख तक फ़ीस पे कर रहे हो, और उसके बाद ROI इतना निकल रहा है तो आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। मम्मी पापा बोलेंगे आपको कि भाई एक बात बताओ, हमने तुम पे इतना पैसा लगाया और तुम हमें इतना सैलरी की जॉब लाए हो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो प्लेसमेंट इसका ज़्यादा खास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करके कहीं और बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो, जिससे ROI बहुत अच्छा निकल सकता है, एटलीस्ट ROI बहुत अच्छा निकल सकता है। हाँ, प्लेसमेंट्स भी उनका काफ़ी अच्छा रहता है। तो मुझे अपना 12th का स्कोर बताओ, JEE का रैंक बताओ अगर आपने नहीं दिया है। अगर आपका 12th में भी अच्छा है तो भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस सजेस्ट कर दूंगी जिसमें आपको इतना फ़ीस तो नहीं पे करना पड़ेगा, और उसके अलावा इतना फ़ीस ना पे करके आपका ROI अच्छा निकल सकता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो VIT आंध्र प्रदेश को देख रहे हो और 12th में आपका अच्छा खासा स्कोर है और JEE भी आपने दिया है, तो डायरेक्टली मेरे को मैसेज करो। और अगर 12th में नहीं भी आया अच्छा स्कोर, JEE भी नहीं दिया, VIT में भी अच्छा स्कोर नहीं आया, तो भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज बताऊंगी जो कि आपको परसेंटाइल रैंक या फिर स्कोर के बेसिस पर आपको मिल सकता है। स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। अब स्कॉलरशिप यहाँ पर भी है कि आप यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो सकता है स्कॉलरशिप का कि जो भी आपकी स्कॉलरशिप में लगेगी वो पूरे 4 साल के लिए वैलिड होगी। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी स्कॉलरशिप लगी आपके VIT EEE रैंक के बेसिस पर, तो वो 4 साल के लिए वैलिड रहेगी। बाकी अदर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। अदर कॉलेजेस में अगर स्कॉलरशिप्स लगती है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहती है, और उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको मिनिमम CGPA मेंटेन करनी पड़ती है, और रूल्स जो बेसिक रहते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये VIT EEE का एक प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके कुछ क्लब्स कैंपस लाइफ की बात करूं तो देखो, कैंपस लाइफ इसकी ठीक ठाक ही है, स्ट्रिक्ट तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लब्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट कर अपनी ग्रोथ कर सकते हो, पर्सनैलिटी ग्रोथ के साथ साथ कनेक्शंस बना सकते हो। तो कैंपस लाइफ ठीक ठाक देखने के लिए मिली है। बाकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो पहला तो यही कि भाई तुम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और ROI कुछ निकल नहीं रहा, तो फिर क्या ही फ़ायदा। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है। दूसरा, हम स्ट्रिक्टनेस को बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कि भाई मतलब कोई इंसान सांस भी लेगा तो उस पर फ़ाइन लग जाएगा। तो फ़ाइन का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल रहता है। इतना आप इनकी फ़ीस नहीं दोगे जितना फ़ाइन दे दोगे, तो ये वाली चीज़ रहती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो सबसे ज़्यादा है प्लेसमेंट का। तो जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आपको VIT आंध्र प्रदेश को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो मुझे बताओ, अगर आपको पैसा वेस्ट ही करना है तो मुझे बताओ, तो मैं आपको पैसा वेस्ट किस तरह से कर सकते हो, कौन से अच्छे कॉलेज ठीक ठाक से कॉलेज में जाके पैसा वेस्ट कर भी रहे हो तो एटलीस्ट प्लेसमेंट तो निकल जाए, तो मैं आपको ऐसे कॉलेजेस बता दूंगी, डोंट वरी। तो यही था VIT आंध्र प्रदेश के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। बाकी अगर आपको कोई डाउट बच रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।